वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू का पार्ट 73 है और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 10 है। इस बार हम लोग 32 बिहार जे के लिए फ्री मॉक इंटरव्यू करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें ये जो स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ 9262810582 पर अपना नाम BGS इंटरव्यू लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। यह वीडियो सब्जेक्ट वाइज बनाए गए हैं। आप इस बात को समझिए कि हाई कोर्ट के माननीय जज साहब आपका इंटरव्यू लेंगे। आप जो आंसर देते हैं, जो किताबों से में पढ़ते हैं या नोट्स वाले, तो एक अप्रोच में अंतर होता है। अब स्टूडेंट एडिशन की किताबों या आपके नोट्स कितने इम्प्रेसिव होंगे और आप कितने इम्प्रेसिव तरीके से उसको बोल पाएंगे, यह एक अलग मसला है। हमने भी इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं उनके जो जवाब क्या हो सकता है हमने भी सजेस्ट किए हैं। तो ये वीडियो इसलिए बनाए गए हैं कि कम से कम समय में आप अपना बेहतरीन रिवीजन कर सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप फॉलो भी कर सकते हैं और चैनल को, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इसे अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इंटरव्यू का यह पार्ट। अब ऑन हो चुकी है एंड आज सबसे पहले हम लोग अब कॉन्स्टी इज सच ए वाइटल सब्जेक्ट दैट एवरी सिटीजन मस्ट नो, और बीइंग ए लॉ स्टूडेंट और जज बनने जा रहे हैं तो आपसे कॉन्स्टी की जानकारी, एक बहुत अच्छी जानकारी एक्सपेक्ट की जाती है, बनती है। क्रिमिनल लॉ, खासकर IPC वगैरह की भी बहुत अच्छी जानकारी। तो इस कारण से कॉन्स्टी और IPC हैज बीन द मेजर सब्जेक्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। कुछ इशूज हैं और हर साल ही रहते हैं, जब भी इंटरव्यू होता है, कहीं का भी होता है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं एंड मैं जस्ट एक एडवाइजरी के तौर पे, एक गाइडेंस के तौर पे वो तमाम स्टूडेंट जो मुझसे जुड़े हैं या कहीं और करें, सबके लिए, स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट, वो कहीं भी पढ़ रहा है तो मतलब इट्स नॉट दैट कि ओनली फॉर, आई हैव नथिंग पर्सनल, एवरीथिंग इज ऑफिशियल। समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है। तो नंबर 1, एक तो ये होता है कि जब भी इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे बाहर में एक थोड़ी सी भीड़ लगी होती है। क्यूरियोसिटी भी होता है, एक्साइटमेंट भी होता कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहा। तो उसमें होता क्या है कि अक्सर जो मैं समझ पाया कि हमेशा शिकायत यह रहती है कि किसी से बहुत आसान क्वेश्चन पूछेगा और किसी से थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा। ये भी शिकायत रहती है कि किसी का इंटरव्यू जल्दी हो गया और किसी का इंटरव्यू बहुत समय तक चला, ज़्यादा चला। तो देखिए, आप मेंस और PT की तौर पे इंटरव्यू को नहीं कंपेयर कर सकते कि सबको एक ही क्वेश्चन मिलेगा। इंटरव्यू ये पर्सनल असेसमेंट होता है एक कैंडिडेट का कि उसकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है। अगर उनको लग गया कि इनकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो कितनी अच्छी है लॉ की अंडरस्टैंडिंग, उसके कंसेप्चुअलिटी को समझना। लॉ की अंडरस्टैंडिंग ये नहीं होती है कि जो किताबों में या नोट्स में लिखा है आपने रट लिया और जाके बोल दिया, उसको हम लॉ की अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं कह सकते। लॉ की अंडरस्टैंडिंग वो है जो कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, सेंस ऑफ लॉजिक आपके पास कितना है,
आपका आंसर कितना अप्रोप्रिएट और कितना रीजनेबल है। तो उसमें देखिए कि जैसे एक कैंडिडेट की तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, तो शुरुआती दौर में ही पता लग गया, उसको जो भी नंबर बनता है दे के चलिए आपका हो गया। किसी कैंडिडेट का जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा अच्छा है तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और लेवल ऑफ प्रिपरेशन ज़्यादा है तो स्वाभाविक है कि उसे थोड़े और भी कड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सिलसिला चलता रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तमन्ना तो होती है लेकिन वक्त नहीं होता उन तमन्नाओं को पूरा करने का। जैसे टाइम हो गया है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो जल्दी जल्दी भी हो रहा है, तो हम लोगों को मशीन के तौर पे कैलकुलेट नहीं करना चाहिए कि भाई उससे तो आसान क्वेश्चन पूछेगा और हमसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा। मेरा इरादा सिर्फ इतना ही था कि इन सारे चीज़ों से और सीधे, अरे व्हाट एग्जैक्टली इज द डिस्क्रिमिनेशन, आप जज बनने जा रहे हैं, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यह नहीं होता है कि एग्जैक्टली सिमिलर। अगर एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है तो डिस्क्रिमिनेशन होगा। दिस इज नेवर कि अब ये कंप्लेन रहती है कि किसी से आसान क्वेश्चन पूछेगा और किसी से कड़े क्वेश्चन पूछेगा, और डिस्क्रिमिनेशन होता है और तमाम तरह की चीज़ें। मैं अनऑफिशियली कह रहा हूँ, ऑफिशियली तो ऐसी चीज़ें है कह पाना समझदारी नहीं हो सकती। ऐसा सुनने में आया है, ऐसी चर्चाएं चलती रहती हैं। तो एज ए टीचर, एज ए गाइड, एज योर फ्रेंड, एज योर फिलोसफर, मेरी एक ड्यूटी बनती है इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। अगर आप ही को इंटरव्यू बोर्ड में बिठा दिया जाए और आप ही को इजाज़त दे दिया जाए कि भाई आप सबसे यूनिफॉर्म ही उसी लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे, डेट इज नेवर पॉसिबल। उनको भी पता है कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने एक भीड़ है लोगों की, आप जाएंगे तो देखेंगे ही देखेंगे। तो अब जो क्वेश्चन एक कैंडिडेट से पूछ लिया, क्या उसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे हमेशा? तो इंटरव्यू ड्यू टू दीज रीजंस, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो इन चीज़ों में पढ़ना कि किससे आसान पूछा गया, किससे भारी क्वेश्चन पूछा गया, तो इन चीज़ों में आपका समय सिर्फ बर्बाद होगा, एक निगेटिविटी का जन्म होगा। और इंटरव्यू एक ऐसा समय है कि किसी भी तरह की निगेटिविटी आपके इन अराउंड नहीं होना चाहिए। अरे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ये उनका डिस्क्रिप्शन है। यू कैन नॉट डिसाइड दैट व्हाट क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड टू यू। किसी से बहुत डिफिकल्ट, ऐसा भी देखा गया है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए, कैंडिडेट वाज नॉट कंफर्टेबल इन आंसरिंग दोज क्वेश्चन बट स्टिल ही वाज गिवन गुड मार्क्स। ऐसा भी देखा गया कि आपसे बहुत साधारण क्वेश्चन पूछे गए और नंबर नहीं आप। तो अब ये डिपेंड करता है कि उन साधारण क्वेश्चंस के या डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ओवरऑल आपका प्रेजेंटेशन कैसा रहा इंटरव्यू में। व्हाट यू नो इज नॉट दैट में, ये ध्यान से सुनना। कहीं हो सकता है कि अगर इफ देयर इज स्लिप ऑफ टंग और स्लिप ऑफ माइंड तो करेक्ट में। मैं जो समझ पाया, interview is not the test of what you know. Interview is test of how you speak, the way you speak. The way you speak is quintessential. The way you present yourself. Interview, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर कानून ही बनाना हो हमें, तो आप कम जानते हैं थोड़ा, तो उसके लिए ट्रेनिंग है। आज आप कम जानते हैं, कल हो सकता है कि आपकी जानकारी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और काफी शानदार हो जाए। तो आप कम जानते हैं इसलिए आपको छांट देंगे, तो दिस इज नेवर डन। ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है? आपको उस लेवल पे लाने के लिए। अदरवाइज क्यों ट्रेनिंग में गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करेगी?
अरे आपको मार्केट से सेलेक्ट किया गया और फिर आपको ट्रेन करके फिर डैश आपको मिलेगा, फिर आप कोर्ट होल्ड करेंगे। तो ये दिस इज टोटली एब्सर्ड एंड दिस इज टोटली ए मिस कैलकुलेशन कि इंटरव्यू में आप क्या जानते हैं और कितना जानते हैं। ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप क्या क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इसेंशियल, बट द वे यू स्पीक, that is extremely important and that is extremely crucial। तो the way you आपका अब बोलते वक्त आपका मुंह बना हुआ है, आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी है, आपका चेहरा, आप उस समय प्रेशर में हैं, आपके चेहरे से पता लग रहा है कि आप टेंस हैं, आप साइकोलॉजिकल। तो ये सारी चीजें बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व की जाती हैं। तो आप क्यों कहा गया कि स्माइल इज सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम? हम लोग पढ़ते हैं कि स्माइल इज सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। व्हाई? क्यों लोगों ने कहा, और क्यों सदियों से हम लोग हजारों साल से जब से सोचने की शक्ति आई तब से इस चीज को स्माइल इज सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। व्हाई? व्हाई स्माइल इज? बिकॉज स्माइल, आप टेंस होकर स्माइल नहीं कर सकता। तो स्माइल इज द नेचुरल फीलिंग ऑफ काम, कूल। तो अगर आप इंटरव्यू फेस करते हैं लोग उदाहरण भी देते हैं, अरे बोला तो सड़ा सा मुंह बनाया। तो ऐसे जो जीवन में जो चीजें होती ये सारी चीजें सीखने वाली है। तो आप किस तरह से, तो वही द वे यू स्पीक, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, स्माइलिंग फेस है या नहीं है, स्माइलिंग फेस इन जनरल। लेकिन कहीं आपसे गलती हो जाए और आप सॉरी, तो वो भी ठीक। जब आप कुछ नहीं जानते और सॉरी बोल रहे हैं तो वहां पे थोड़ी देर के लिए सॉरी फीलिंग आपके चेहरे से भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि रियली यू आर सॉरी। अब ये नहीं कि आप सॉरी बोल रहे हैं वो भी फिल्मी स्टाइल वाला सॉरी बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें कॉमन, ये छोटी छोटी भी आप चीजें कर लें तो जो 35 का बैरियर है वो आप इजिली क्रॉस कर जाएंगे, और उसके बाद बाकी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। अब ये वीडियो जो हमने बनाया, अगर मैं बोलूं कि ये वीडियो बहुत अच्छी है तो माई कंसाइंस डज नॉट परमिट मी टू से सो, बिकॉज नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ मुझ पे भी लागू होता है। तो एज ए कैंडिडेट तुम्हारी क्या फीलिंग है कि हाउ दिस वीडियो में बी हेल्पफुल टू द स्टूडेंट? नंबर वन कि ये क्योंकि यू आर द कैंडिडेट, तो ये वीडियो डायरेक्टेड ओनली टुवर्ड्स मैचिंग योर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो यह वीडियो यूनिफॉर्मिटी इज रेयरली पॉसिबल। तो ये वीडियो तुम्हारा लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसा उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा अदर कैंडिडेट के लिए। तो एज ए कैंडिडेट व्हाट इज योर रिव्यू regarding these videos? Sir, found these videos very helpful and fruitful also in preparation, the best preparation. How best preparation? Sir, एक तो जो questions है, basic questions तो सबको एड्रेस, मतलब बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स तो ऑलमोस्ट सब दे देंगे। उसके ऊपर जो लेवल बढ़ता है उस क्वेश्चंस का हमें आइडिया नहीं रहता है, कैसे बेसिक से थोड़े एडवांस क्वेश्चंस होंगे, प्लस उनके आंसर्स क्या होंगे, जो प्रोफेशनल आंसर्स है, जो बेस्ट आंसर्स है वो नहीं पता। हमने जो पढ़ा है वो रटाई पढ़ा है, ऑलमोस्ट बुक्स का ही है। तो वो और सेकंड चीज है कि कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं हुई है सर बहुत ज्यादा, और रीजनिंग को भी समझा है सर। तो ये सारी चीजें मिलती है, साथ में जो मेरा विजन है इन वीडियोज का
अब मेरे पास बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं कि हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं, यह क्वेश्चंस भी हैं टाइप कॉपी में, एमएस वर्ड फॉर्मेट में, इनके आंसर्स भी हैं, पहले दिए भी गया था। तो हमने ये महसूस किया इन सारे चीजों से सबसे बड़ा खतरा क्या है कि यह क्वेश्चन ग्रुप में अगर दिया जाए तो अधिकतर स्टूडेंट उनका रट्टा मारते हैं और सबका एक ही जैसा आंसर होता है। तो इंटरव्यू और मेंस दोनों अलग अलग है। सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आपका इंटरव्यू किनके द्वारा लिया जा रहा, अगर, और ये बहुत ही क्रूशियल है, हर किसी को समझना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं कि अगर यह इंटरव्यू किसी लॉ प्रोफेसर के द्वारा लिया जाता, तो लॉ प्रोफेसर के द्वारा दिया जाता तो आप लंबे लंबे भी आंसर देते तो चलता। लेकिन यह इंटरव्यू माननीय जज साहब, वो भी सिटिंग जज साहब के द्वारा, तो आप देखेंगे कि जब कोर्ट होल्ड किया जाता है तो कुछ भी आप इररिलेवेंट बोलते हैं तो इररिलेवेंसी इज नॉट अलाउड। तो एक अप्रोच में, अब आपका टारगेट है कि चूंकि माननीय जज साहब लेंगे तो आपको इररिलेवेंट पोर्शन अपने आंसर में नहीं बोलना। अगर यही इररिलेवेंट पोर्शन आपके आंसर में आता है तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होगा। तो आप ज्यादा बोलेंगे तो स्वाभाविक है कि फ्रेशर हैं, कुछ मिसमैच हो गया तो फिर उसका प्राइस भी पे करना पड़ेगा। मतलब प्राइस पे किया, आपका इंप्रेशन उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, ग्राफ उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। लॉ प्रोफेसर के साथ है कि कुछ चीजें इररिलेवेंट हैं तो लॉ प्रोफेसर आर यूज्ड टू, पढ़ाते पढ़ाते दे आर मोर अवेयर अबाउट द मेंटल फैकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट। क्योंकि प्रोफेसर और स्टूडेंट का हमेशा इंटरेक्शन होता रहता है, तो आप अगर इररिलेवेंट भी बोलते हैं तो ये चीजें उनको उतना नहीं लगेंगी, बिकॉज दे आर यूज्ड टू। और यही चीज अगर इररिलेवेंसी आप एक सिटिंग जज हाईकोर्ट को बोलते हैं तो फिर वहां पे, तो इसीलिए हमने यही सजेस्ट किया कि शॉर्ट आंसर, क्रिस्पी आंसर, जिसको आप रिटेन कर सकें, इफेक्टिवली विदाउट एरर बोल सकें, तो दिस इज माय चॉइस। सेकेंडली, एक थिंकिंग लेवल वे, आप आंसर में क्या देते हैं, डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखिए, एक हाईकोर्ट के जज साहब, जो आपके नोट्स हैं जो किताबों से बनाए गए या जिस तरीके से, तो मैं यह नहीं कहता कि किताबें में गलत लिखी हुई है या नोट्स आपका, मैं सिर्फ ये कहता कि उनका वे ऑफ, इन सारे स्टूडेंट एडिशन की किताबों में रीजनिंग और लॉजिक पे उतना फोकस नहीं किया गया है, जस्ट एक्सप्लेन किया गया है। तो ये एक्सप्लेनेशन वगैरह तो जो है बेसिकली आपसे पूछा गया रे जुडिकाटा क्या, आपने सिंपली बता दिया। आपसे पूछा गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, आपने बता दिया सिंपली। लेकिन उसको लॉजिक के साथ बोलना, शॉर्ट में बोलना, डेट इज वन ऑफ द, तो हमने देखा है कि जिन्होंने लॉजिक के साथ, रीजनिंग के साथ इंटरव्यू दिया, बहुत ही अच्छे अच्छे नंबर आए उनको। तो अब मेरे से जो हो सकता था, मैंने एक जनरल वेलफेयर में स्टूडेंट के लिए, हमारे पास भी हैं बहुत सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सारे क्वेश्चन उनके आंसर भी हैं एमएस वर्ड फाइल में, बट मुझे ऐसा लगता है कि डेट वुड नॉट बी डेट मच हेल्पफुल। तो इसीलिए हम लोगों ने वीडियो शूट किया, वीडियो के जरिए, और एक कंसेप्ट, अब हम लोगों ने फॉर्मल इनफॉर्मल को अलग किया, इनफॉर्मल का एक इम्पोर्टेंस को दिया। हम लोगों ने मॉक में तो कोई आंसर ही नहीं बताता, हमने भी सोचा कि भाई मॉक का तो कोई नियम कानून तो है नहीं,
अरे मॉक में हम थोड़ा पढ़ा ही देते हैं, थोड़ा डिस्कस ही कर देते, थोड़ा डिक्टेट ही करा देते, तो स्टूडेंट की उससे हेल्प होती है, कोई बुराई नहीं है। फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटीज वी मस्ट नॉट सेक्रीफाइस द रियल ऑब्जेक्ट। तो एनीवे अब हम लोग शुरू करते हैं। ये AMU से संबंधित चंद्रचूड़ साहब का डिसीजन आया। एक ऐसा भी हो सकता है आपका लेवल बहुत अच्छा है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके रीजनिंग को जानने के लिए। यस सर। आपका लेवल अच्छा है, आपने सारे स्टेजेस को पार कर लिया, आपका बहुत अच्छा ग्राफ आया, तो लेकिन बहुत अच्छा ग्राफ आया तो आपको नंबर देने हैं, कितने नंबर मिलने चाहिए आउट ऑफ 100, 70, 80, 85, आप तक कितने हाईएस्ट दिए गए हैं। तो जो आपको मार्क्स दिया जाता है तो एक आइडिया होता है कि कितने देने और किस तरीके से देने हैं। तो जब इधर से आप पार हो गए तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि जिसका आंसर देना बड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो या एक भय भी हो कि मेरा आंसर अगर उनके आंसर से मैच नहीं करता, तो तमाम चीजें। तो अब जैसे उसी तरह का मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द constitution, it cannot in any manner whatsoever be taken over. Or in the light of secularism, government going ahead constructing Ram Janmabhoomi, going ahead and participating. तो क्या is it secularism? अब ऐसे ये सारे क्वेश्चन आप अचानक से, मतलब आप एक ऐसे जोन में एंटर करते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन, मैं यह नहीं कहता कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, अब क्या होगा वहां पर वो डिपेंड करता है, पहले से प्री जज हम नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आप अपना इनसाइड फीलिंग लगते हैं बताना। तो इनसाइड फीलिंग आपसे पूछा जाता है कि आपके हिसाब से क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में आपका एक रीजनेबल आंसर, एक लॉजिकल आंसर, आप चलिए मान लीजिए यही क्वेश्चन मैं पूछूं कि सरकार के द्वारा राम जन्मभूमि का उद्घाटन करना, पैसे खर्च करना, is not this violative of the basic principle of secularism? क्या आंसर होगा? है ना डिफिकल्ट क्वेश्चन। जवाब देने में डिफिकल्टी हो रही है। यस सर। तो ये उनको कैसे बोल दे कि नहीं करना चाहिए सरकारी पैसा खर्च, और अगर बोलेंगे कि अब अगर ये बोल दे कि नहीं फीचर है, अब नहीं है अगेंस्ट सेक्युलरिज्म, तो वो पूछेंगे क्यों नहीं है। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आप ये मतलब क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? सरकारी पैसा किसी रिलीजियस प्रमोशन के लिए खर्च करना, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा वो जानने की तमन्ना नहीं होती। अब आपसे सवाल पूछा कि आप चले गए लॉजिकल आंसर, रीजनेबल आंसर पे, द बेस्ट आंसर पे, तो यह सवाल इसलिए नहीं पूछा जाता, अरे इन सवालों का जवाब ही नहीं है किसी के पास। तो ऐसी हालत में तो आप बोलिए कि ऑफ कोर्स सेकुलरिज्म इज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and government is also headed by a human being. Religion is so deep rooted. Following its own religion
does not amount discrimination, does not amount waiving, does not amount in not maintaining secularism. Ultimately, the government is also to be headed by a human being. Human being may have its religious feeling. So the basic definition is non-interference into religious matter. अगर पूछा जाए कि व्हाट इज सेकुलरिज्म, if this is the question, what is secularism? Sir, secularism means giving equal freedom to all religions, treating all religions equally. And non-interference into religious matter, unless अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या किसी, हम लोग वो भी करेंगे आर्टिकल 25 से 30 स्पेसिफिकली, अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और इफ ए रिलीजियस प्रैक्टिस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और डेरोगेटरी और अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर, तो वहाँ इंटरफेरेंस हो सकता है. तो सेकुलरिज्म, टू बी सेकुलर, it's duty of a state, or to be secular is duty of citizens. ये थोड़ा, हाँ, क्या सिटीजन को जब रिलीजियस फ्रीडम है तो whether a citizen is expected to be secular, ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, ध्यान से सोचना. Is it the citizen who is required to be secular? नहीं सर, स्टेट का होगा. हाँ, स्टेट हैज टू बी ए सेकुलर. सिटीजन को जब ये फ्रीडम दिया गया रिलीजियस आइडियाज को भी प्रमोट करने का, डेट वुड फॉर्म पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो. तो पहली चीज टू बी सेकुलर, आपका ये ऐसा ना हो कि आप प्रेशर में आए और बोल दें कि टू बी सेकुलर वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी. फंडामेंटल ड्यूटी में कहीं लिखा हुआ है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज एक बार सारे पढ़ दो. एक सेकंड. नो सर, फंडामेंटल ड्यूटीज में सेक्युलर वर्ड नहीं है. हाँ, टू अवॉइड बाय सेक्युलरिज्म के भी रेस्पेक्ट में कुछ नहीं है. तो कभी कभी जोश जुनून में बहुत उल्टा पुल्टा चीज, अब अगर आप बोल दें कि अगर यही आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है वहां. अब आप सेकुलरिज्म इज बेसिक फीचर, तो सेकुलरिज्म इज बेसिक फीचर. सेकुलरिज्म इज एप्लीकेबल अपॉन whom? Either government or government and citizen both. गवर्नमेंट. जो रिलीजियस फ्रीडम है, रिलीजियस एंड कल्चरल फ्रीडम, आर्टिकल 25 से लेके 30 तक, तो आपका फ्रीडम है. इट डज नॉट फोर्स, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी न्यूट्रल इनटू द रिलीजियस मैटर. आप राम भक्त हो सकते, आप शिव भक्त हो सकते, आप अपनी मर्जी से आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते, आपको कंपेल नहीं किया जा सकता, फोर्सली आपको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. तो ऐसे क्वेश्चन की लोगों की जन इच्छाओं की, जनता की इच्छा थी कि बने, सरकार का सहयोग हो, तो उस हिसाब से सरकार ने जन भावनाओं को पूरा किया. तो मतलब इस तरह के आंसर से यह नहीं
अब ऐसे आंसर और सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाजत दी बनवाने की, तो कभी ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट के अगेंस्ट बोलने के लिए आपको उकसाया जा रहा हो। मान लीजिए हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, अब जैसे एडल्ट्री जजमेंट में भी अगेंस्ट पब्लिक मोरालिटी, होमोसेक्सुअलिटी जजमेंट में भी अगेंस्ट पब्लिक मोरालिटी, तो हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी के असेसमेंट के लिए इस मोड़ पे आपको ला के खड़ा किया जाए कि नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत है, आपके व्यक्तिगत विचारों से क्या होगा, आप क्या सोचते हैं। ऐसे इतना खुल के तो नहीं कहेंगे व्यक्तिगत विचारों से, आपके हिसाब से क्या होगा। अब वहां पे लगे आप कुछ बोलने, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऐसा है वैसा, आप अभी जज बने नहीं है और अभी से ही सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसाइज करने लगे, तो जज बन के क्या कीजिएगा। तो नेवर गो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, देयर इज प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। और आप लॉजिक इस तरह से दीजिए कि इन कंसोनेंस विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो ये बेसिक है सो फार। तो ऐसे अब नाउ कमिंग टू आर्टिकल 19, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों जरूरी है। अगर ये फ्रीडम नहीं होता तो क्या जुल्म हो जाता। तब तो सर हम लोग कभी किसी के अगेंस्ट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ही नहीं कर पाते। क्या जरूरत है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का। उसके पॉलिसीज को सर, डेमोक्रेटिक सिस्टम में अब पर्सन तभी अपहेल्ड होगा जब हम लोग अपोजिशन का व्यूज लेते हैं। अब चलो थोड़ा मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा, सिंपल क्वेश्चन तो मोर और लेस सभी कर लेंगे। व्हाई आर्टिकल 19 इज नॉन एज सोर्स ऑफ द नेचुरल राइट। अब पहली चीज की व्हाट इज नेचुरल राइट। बोलने का अधिकार, आप हमारी जुबां पे ताला लगा सकते हैं, हमारे इरादों पे नहीं। देयर वुड बी नो फ्रीडम अनलेस द माइंड इज फ्री। तो जो भी राइट हैं आर्टिकल 19 के, वो इनहेरेंट हैं, नेचुरल हैं इनटू एवरी ह्यूमन बीइंग। These rights are very much necessary to maintain and uphold human dignity for the overall development of human being. ये भी कहा जाता है कि आर्टिकल 19 इज मदर ऑफ ऑल द नेचुरल राइट्स। It is the mother of all the civil rights and liberty. अब क्वेश्चन इज, ये हो गया। यस सर। So far as freedom of speech guaranteed by Indian Constitution, तो जब ये मदर ऑफ नेचुरल राइट है, मदर ऑफ सिविल राइट्स एंड लिबर्टी, तो फिर इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्यों। सर कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होती। अरे ये इतना जरूरी है तो इसको एब्सोल्यूट क्यों नहीं बनाया गया। राइट एब्सोल्यूट नहीं होती। अगर फ्रीडम बोलने का अधिकार ही एब्सोल्यूट हो जाता तो क्या जुल्म हो जाता। ये राइट आधा अधूरा राइट कोई राइट होता है इसको, लेकिन फिर भी एब्सोल्यूट क्यों नहीं बनाया गया।
ये तो आधा अधूरा राइट है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, परेशान मत हो, हम पूछ भी रहे हैं, आंसर भी देंगे। अब चेहरे के रिफ्लेक्स को देखो मतलब टेंशन आ गया, तो इन चीजों से बचना है कि मतलब, एंड दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जजिंग द पर्सनालिटी। अब और इसका आंसर यू नो, तो यू नो द आंसर विदाउट रिस्ट्रिक्शन क्या एनार्की एंड डिसऑर्डर नहीं होगा? हाँ, तो क्यों नहीं बोले इसको? तो जब पूछा गया तो इसको बोलना चाहिए ना, इन द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात की जा रही है या रिस्ट्रिक्शन की? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। हाँ, तो इन द एब्सेंस ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देयर वुड बी टोटल एनार्की एंड पब्लिक डिसऑर्डर। कितना छोटा क्वेश्चन था और कितना इसका एक एप्रोप्रिएट आंसर था ना? तो इंटरव्यू का पहला है कि अपना बैलेंस नहीं खोना है। बैलेंस खोते ही जो आता हुआ भी है वो भी नहीं जवाब सूझेगा। तो पहला टेस्ट यही है। सेकेंडली, अब ये बात अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्ट, व्हाई लॉ ऑफ डिफेमेशन इज नेसेसरी? अगर लॉ ऑफ डिफेमेशन नहीं होता तो आप अनाप शनाप कुछ भी बोल देते, क्या पब्लिक ऑर्डर मेंटेन कर पाते हैं हम? नहीं सर। तो देयर हैज टू बी ए बैलेंस between freedom of speech and expression and also the law of defamation. The best defense against defamation is the truth of the statement. वो एक ही डिफेंस है ना। अब नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडियन लॉ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड यूएस लॉ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? इंडियन और यूएस लॉ में क्या अंतर है? सर वहां पे फ्रीडम ऑफ प्रेस अलग से दिया हुआ है। और फ्रीडम ऑफ प्रेस तो फ्रीडम ऑफ प्रेस तो हमने पूछा ही नहीं है। हमारे यहाँ क्वालिफाइड राइट, हाँ, और वहां पे इट इज एब्सोल्यूट राइट। नोट इट डाउन। यस सर। थोड़ा सा ये कड़ा इंटरव्यू है, तो क्वेश्चन से नाराज नहीं होना है, और बाकी लोगों से भी अपील है कि भाई क्वेश्चन से आप नाराज नहीं होइएगा। हमारा इरादा सिर्फ इतना है कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर कराते चला। चलो अब अगला जो क्वेश्चन है बहुत इरिटेटिंग क्वेश्चन है। हमारे यहाँ मीडिया का अलग से लॉ क्यों नहीं है? क्यों 19(1)(a) से ही होता है? व्हाई नॉट वी हैव द सेपरेट लॉ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फॉर मीडिया? सर क्योंकि कहा गया था ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में बाय डॉक्टर अंबेडकर कि मीडिया इज अनदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, और दूसरी चीज कि मीडिया के पास ऐसा कोई भी स्पेशल राइट नहीं है जो सिटीजन के पास नहीं है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यू आर क्लोज टू द आंसर।
लेकिन एक बार फिर से सोचो, यू आर क्लोज टू द आंसर। ये नंबर 1 कि फ्रीडम ऑफ स्पीच also carries within itself freedom to express the speech of other। लिख लो इसको, फ्रीडम। हाँ, एक सेकंड क्वेश्चन एक ले लो। एक चीज और एडवाइजरी के तौर पे, आप इंटरव्यू देने गए हैं तो वहाँ Yes, sir. अगर आप जानते भी हैं तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट को रेफर मत कीजिएगा। वो आप रेफर कर रहे हैं तो उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आइए और पूछिए, और वहाँ तो ये एक एडवाइजरी है। बाकी जैसा भी ठीक लगे कि अगर आप जैसे ही रेफर करेंगे ना कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट को, तो फिर अब आगे तैयार हो जाइए, फिर और किस तरह का क्वेश्चन होगा आपके पास, पूछे जाएंगे। तो इसमें फ्रीडम of speech includes within itself freedom to express the speech of others। Yes, sir. फिर अगला लाइन लिखिए Yes, sir. कि द फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 इज, ऐसे लिखिए, फ्रीडम अंडर 19(1)(a, फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19(1)(a Yes, sir. is available to citizens only। Can a corporation be treated as a citizen for the No, sir. purposes of Article 19(1)(a? तो sir. तो मीडिया हाउस एंड therefore also मीडिया हाउस, अब नाउ कमिंग टू डिफिकल्ट जोन। अब इसका तो मतलब ये हुआ कि मीडिया हाउस, अब मीडिया हाउस के संदर्भ में, तो अब मीडिया हाउस कॉरपोरेशन के तौर पे हम ट्रीट ही नहीं कर सकते, चूंकि कॉरपोरेशन को 19(1)(a फिट नहीं, क्योंकि सिंस expression citizen includes only those who are living, it does not include a juristic person। So registered corporation cannot claim the right guaranteed under Article 19(1)(a। ये ठीक है इतना। और इस पे एक केस लॉ है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। एक सेकंड, बहुत सारे केस लॉ है, केस लॉ छोड़ दो, बस इतना ही जान लो कि कॉर्पोरेशन इज नॉट इंक्लूडेड। मीडिया हाउस। यस सर। जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट की बात आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उससे आगे की भी बातें सुनना। उस कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में कहा गया कि मीडिया इज वेरी वेरी पावरफुल। अगर वो जो पेपर्स, जितने लिटरेचर थे, जो सर्कुलेशन, अगर वो नहीं होते तो क्या हमारा फ्रीडम स्ट्रगल सक्सेसफुल हो पाता? नहीं हो पाता। लोग वो पेपर्स वगैरह, तो सिंस अगर मीडिया को कोई प्रिविलेज्ड राइट इस तरह से दिया जाएगा तो डेट वुड
amount giving them something more than what a citizen does not have. तो मीडिया का भी जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, that also flows from the Article 19(1)(a), and there is no need and necessity at present to make any law in favor of media so far as freedom of speech and expression is concerned, because right to freedom of speech within, ये डॉक्टर अम्बेडकर के शब्द हैं, right of freedom of speech and expression itself includes freedom to carry forward the speech of others. Hence, there is no necessity to make a separate provision for the right of media. तो ये हो गया कि क्यों मीडिया का अलग से राइट नहीं है. We talk of restriction. We do not talk of prohibition. So what is difference between restriction and prohibition? Sir, I think prohibition में complete हो जाए, मतलब the person is absolutely debarred from doing that thing. और restriction में भी मतलब उसको allow किया जा सकता है, partial भी हो सकता है, Conditional और temporary हो सकता है. This right cannot be restricted permanently. Since this right cannot be restricted permanently, therefore, addition of word reasonability is must. अगर reasonability है, if that is reasonable, then वो किया जा सकता. और what is the test of reasonable restriction? हम लोग मेंस के दौरान हम लोग रीजनेबलनेस का 2 टेस्ट पढ़ते हैं. yes sir, सब्सटैंटिव एस्पेक्ट और प्रोसीजरल एस्पेक्ट. तो टेस्ट ऑफ रीजनेबल केवल हम लोग जान लें कि सब्सटैंटिव एस्पेक्ट और प्रोसीजरल एस्पेक्ट. और ये रिस्ट्रिक्शन कौन इम्पोज कर सकता है? state, हाँ, स्टेट, द अथॉरिटी विद इन मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12. ऐसा भी कह सकता है. इंस्टेड ऑफ सीधा स्टेट कहना, तो अब 144 में के अंतर्गत 144 CRPC के अंतर्गत क्या 19(1)(a) पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता? नहीं किया जा सकता. नहीं सर. What is section 144 CRPC? So urgent cases of nuisance के रेस्पेक्ट में है, कर्फ्यू वाला. झगड़ा हो गया, कोई घरों से नहीं निकलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता? नहीं किया जा सकता. तो एक बार कहा कि हाँ और एक बार नहीं. अभी ने कहा ना सर, घर से नहीं निकलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे. हाँ, तो 144 के अंतर्गत कहा जा सकता. अब नाउ व्हाट इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन? सर, reasonable restriction would mean Who could decide the restriction imposed is reasonable or not? the court. Yes, by judicial review. टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस कोर्ट के लिए वो देखना है सारे हालातों को. अब उन सारे में हम लोग कुछ मेन चीज़ों को करेंगे यहाँ पे. जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एवरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अटैचेज ग्रेट इम्पोर्टेंस टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, Yes sir. which is the basis of democracy.
freedom of speech and freedom of press is the very foundation of every democratic organization, or without free political discussion जो है ह्यूमन बीइंग का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और अब क्वेश्चन इज कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मुझे ये गाना अच्छा लग रहा है, मैं तेज आवाज में सुनना चाह रहा, Yes, sir. कैन आई डू इट? No, sir. तो तेज आवाज में सुन ही नहीं सकता, तो मार्केट में इतने एम्पलीफायर स्पीकर 1000 वाट 2000, ये क्यों? मतलब फिर तो मतलब दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते सर। हाँ हाँ मतलब एक्सरसाइज करने की दूसरे को दिक्कत ना। हाँ, तो रिस्ट्रिक्शन जो है, अगर आप लाउड वॉइस में सुनते हैं एंड इफ इट रिजल्टिंग इनटू न्यूसेंस डिस्टर्बिंग द अदर्स, तो दैट मच फ्रीडम यू डू नॉट हैव। तो रिस्ट्रिक्शन अपॉन यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स कॉजिंग न्यूसेंस मे बी a reasonable restriction. No. Law prohibiting obscenity Yes, sir. may be a type of restriction upon freedom of speech. Censorship of film Yes, sir. may be reasonable restriction. मेंस के दौरान हम लोग बेनिट कॉलमैन वगैरह और ये सारे पढ़ते थे, सकल पेपर्स वगैरह, तो हाँ हाँ, तो वो सब आप मतलब उन सबों से ये सब मेंस पर्पस से वो सारी चीजें ठीक हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, फ्रीडम टू कीप साइलेंस भी इसी में है। यस सर। राइट टू नो इसी में है। यस सर। हाउ राइट टू नो is connected with freedom of speech and expression? Unless you know, sir, you won't be able to speak Properly, yes. अब now ये whether the restriction is reasonable or not, ये burden किस पे होगा? whether the restriction is reasonable. Under Article 19(1)(a), the restriction imposed, whether it is reasonable or unreasonable, ये burden किस पे होगा? Government पे। यहाँ पे थीम को a man challenging that Article 19(1)(a), the restriction imposed is unreasonable. तो कह रहा है कि restrictions imposed is unreasonable on the person sir जो claim कर रहे हैं कि restriction imposed is unreasonable. तो आंसर is one who is claiming. और यही एविडेंस एक्ट भी बताता है। और देयर इज ऑलवेज प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ the reasonability of the restriction. कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। और स्टेट में हम लोग अब आर्टिकल 25 पे आ जाते हैं। स्टेट में ये व्हाट इज कंसाइंस? Conscience is one's own willingness to do or not to do, to follow something or not. That is conscience. Conscience पे देखो डिक्शनरी मीनिंग। एक सेकंड।
लिखा था ये। लिखो, डिक्टेशन हम करा देते हैं। a knowledge or sense of a knowledge or sense of right or wrong a knowledge or sense of right or wrong of a moral judgment which prohibits violation of previously recognized ethical principles leading to the feeling of guilt if one violates such principle. पढ़ के सुनाइए क्या है, क्या लिखा हुआ। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यस सर। तो जब हम सोचते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए तो एक मोरल जजमेंट कि नहीं बोलना चाहिए। हाँ। और अगर हम बोलते हैं तो रिजल्ट इनटू वायोलेशन ऑफ प्रीवियसली रिकॉग्नाइज एथिकल प्रिंसिपल। तो पढ़ के सुनाइए कंसाइंस का। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कंसाइंस? A knowledge or sense of right or wrong of a moral judgment which prohibits violation of previously recognized ethical principles leading to the feeling of guilt if one violates such principle is conscience. तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज कंसाइंस तो क्या कहेंगे? Sir, conscience would be a sense of right or wrong of a moral judgment prohibiting violation of previously recognized ethical rules, principles. अगर सबसे छोटे शब्दों में कहना हो, शॉर्टेस्ट वर्ड में, तो A sense of right or wrong. बस Of moral judgment. हाँ, यस यस, सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग ऑन मोरल जजमेंट, ऑन एथिक्स, सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग ऑन एथिक्स। एथिकल राइट और रॉन्ग को कंसाइंस कहा जा सकता है। तो आर्टिकल 25 से हमें क्या मिलता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। Yes, sir. तो मुझसे एक गलती हो गई और मैं सोशल मीडिया पे कबूल करना चाहता हूं कि मुझसे गलती हो गई। कंसाइंस इज नेसेसरी और नॉट फॉर ऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग? Yes, sir. तो जो कबूलनामा है गलतियों का पब्लिक डोमेन में, कंसाइंस गिव्स अस पावर टू एक्नॉलेज द फॉल्ट। तो आर्टिकल 25 गिव्स यू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस? A thing may be ethically wrong to you, but that may not be ethically wrong to me. Yes, sir. So, you maintain your conscience, I maintain my conscience, and citizens ये जो आर्टिकल 25 है, this is available to citizen or it also includes non-citizens? Sir, it will include non-citizens as well because the word they use is person. हाँ, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है।
कि आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट का सिटीजन को है या नॉन सिटीजन को। तो बी केयरफुल, वो गलती से भी नहीं निकल जाए कि सिटीजन। वर्ड यूज्ड इज ऑल पर्सन, तो इट इंक्लूड्स सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। और एक तो फ्रीडम हो गया कंसाइंस का, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। तो चूंकि यह राइट इंडिविजुअल्स का है, आप किसी रिलीजन को प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। तो जब आपका फंडामेंटल राइट है किसी भी रिलीजन को प्रोपेगेट करने का, एक तरफ तो आपको फंडामेंटल राइट मिल गया रिलीजियस प्रोपेगेशन का, और दूसरी तरफ अगर आप किसी रिलीजन को प्रोपेगेट करते हैं तो क्या आप सेकुलर रहेंगे? तो सेकुलरिज्म इज न्यूट्रलिटी इनटू द रिलीजियस मैटर। तो न्यूट्रलिटी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और उतना नहीं। तो ये जो फ्रीडम है ऑल पर्सन्स को दिया गया है टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस, ये फ्रीडम ऑफ कंसाइंस वहां तक तो ठीक है, ये टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस भी दिया गया। क्यों? सब पहले भी तो लोग आके अपने अब हमारे कंट्री में अपने रिलीजन को प्रोफेस करते थे। लिखो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस वुड बी मीनिंगलेस। Unless freedom of conscience would be meaningless unless it were supplemented by unless it is supplemented by freedom of unrestricted expressions of a spiritual conviction in word and action both, तो इसलिए ये नॉइज जो ये होता है, इनका जो रेगुलेशन कौन से अकाउंट पे हो सकता? सर नॉइज का रेगुलेशन मतलब हम समझे नहीं क्वेश्चन को। नहीं, ये क्या क्या मतलब व्हाट आर द कंडीशन अटैच विथ आर्टिकल 25? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड other provisions of part and 3. health. Public order, morality and health and other provision of part 3. Yes sir. तो अब दिवाली है और मेरा इरादा है कि हम खूब बहुत तगड़ा वो छोड़ें, पटाखे छोड़ें। तो whether right to use firecracker on the occasion of Diwali causing nuisance to other, तो पब्लिक ऑर्डर में अब जजमेंट आए हैं बैन ऑन, अब जैसे बुलेट मोटरसाइकिल बहुत आवाज करता है तो उस पे भी साउंड रेगुलेशन, साउंड पोल्यूशन, तो उसके यूज को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता पब्लिक ऑर्डर के लिए। मोरल पे, हेल्थ पे, साउंड पोल्यूशन होगा तो हेल्थ खराब होगा।
ये जो आर्टिकल 25 में वर्ड यूज हुआ है प्रोपेगेट, प्रोपेगेट का मतलब क्या होता है? प्रचार करना सर। राइट टू कम्युनिकेट, राइट टू कम्युनिकेट one's belief to another. रिलीजन किसे कहते हैं? The religion can be sir the faith which one follows. द फेथ विच वन फॉलोज, ये जरूरी है कि थेस्ट ही होगा? रिलीजन, रिलीजन थेस्टिक इन नेचर। क्या रिलीजन का मतलब ये होता है टू बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? आई डू नॉट बिलीव दैट एनी गॉड एग्जिस्ट, तो आई, तो क्या मैं आई एम रिलीजनलेस? ना। क्या रिलीजन कंपेल करता है कि यू मस्ट बी बिलीवर इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? नो सर, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं। अब जैसे जैनिज्म देखा जाए, बुद्धिज्म देखा जाए, क्या दे बिलीव जैनिज्म या बुद्धिज्म स्टिल इट इज ए रिलीजन, बट स्टिल इट डज नॉट बिलीव इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? तो रिलीजन में एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हो ये नेसेसरी नहीं है। भगत सिंह also never believe into existence of God, भगत सिंह की जीवनी में लिखा हुआ है। तो रिलीजन का मतलब होता है कि गॉड के एग्जिस्टेंस में विश्वास करना। रिलीजन को कहा जाता है थेस्टिक इन नेचर। तो व्हेन रिलीजन इज मैटर ऑफ बिलीफ, तो व्हाट थेस्टिक एंड व्हाट एथेस्टिक इन नेचर? रिलीजन इज ओनली, हम लोग बोलते नहीं पॉलिटिकल नेता कि आस्था का सवाल है, और सीजीआई का भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि राम जन्मभूमि में उन्हें ईश्वर ने संदेश भेजा, ईश्वर ने ताकत दी, कि उसका क्रिटिसिज्म बहुत हुआ उनका, सीजीआई का। तो रिलीजन इज ए सोशल सिस्टम, इन द नेम ऑफ रिलीजन जो है गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग। रिलीजन में रिलीजन हो सकता है इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड हो सकता है विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो मोर और लेस डेफिनेशन ऑफ रिलीजन इज ए सोशल सिस्टम। रिलीजन को क्या सोशल सिस्टम कह सकते हैं? हाँ सर। हाँ, it is a social system in maybe into the name of God, maybe in the name of God, laying down code of conduct into the society. Religion is way of life. Hinduism is way of life. कहा गया। तो हिंदुइज्म क्या यह भी बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो रिलीजन इज द वे ऑफ लाइफ इन इंडिया, और वे ऑफ लाइफ मीन्स लीडिंग टू, religion is way of life in India and leading to unending way of discovery into the unknown world. Religion is a social institution.
रिलीजन इज बेस्ड ऑन फेथ, लिख लो, रिलीजन इज बेस्ड ऑन फेथ और रिलीजन इज बेस्ड ऑन फेथ, तो इसका कंसीक्वेंस क्या होगा कि दिस फेथ इन्फ्लुएंसेस द माइंड ऑफ द थिंकर्स, होगा, लिख लो, एंड दिस फेथ इन्फ्लुएंसेस द माइंड ऑफ द थिंकर। और इससे रिलीजन हो गया बहुत सारा, हम लोगों ने कर लिया है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, प्रोपेगेट भी करना है। सर अब आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अरे 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 हाँ, तो ये हो चुका है सर, उससे ज्यादा ही हो चुका है। अच्छा ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है और मतलब कहने को, अगर इस दिशा में आपका, अब आपका इंटरव्यू कौन से डायरेक्शन में होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी होता है क्या कि जवाबों से उनको भी आनंद आने लगता है और इंटरव्यू यूनिडायरेक्शनल भी हो जाता। समटाइम्स इट हैपेंस, तो नोबडी नोज। हम लोग बस इसको फॉलो कर रहे हैं। हम लोग केवल सेकुलरिज्म और ये सारी चीजें, माइनॉरिटी राइट, अब ये कहा जाता है कि माइनॉरिटी राइट का प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट नेवर मीन्स कि मेजॉरिटी डू नॉट हैव सच राइट। तो वी नीड प्रोटेक्शन फॉर द माइनॉरिटी। क्या प्रैक्टिकली मेजॉरिटी के लिए भी प्रोटेक्शन की जरूरत है? AMU पे जजमेंट आया है, वो एक, तो अभी तो आया ही है, आप कह भी सकते हैं कि सर अभी जजमेंट मैं पढ़ नहीं पाई, ये भी तो कह सकते हैं। अभी तो लेटेस्ट आया ही है, ये मौका है आपके पास। इंस्टीड ऑफ एंटरिंग इनटू दैट क्वेश्चन कि, तो एनीवे हम लोग सेकेंड सेशन में बाकी चीजें करेंगे।